नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है एग्जिट पोल, यानी जिसका आपको इंतजार था। यानी हरियाणा में ये जो चुनाव हुआ है, 10 सीटें हैं हरियाणा की। इन 10 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कहां से कौन जीत रहा है, कहां पर कंपटीशन है और उस कंपटीशन में भी कौन प्लस में नजर आ रहा है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। आपको पता है आज पूरे देश में चुनाव निपट गया है, यानी चुनाव हो गया है। अब इंतजार है 4 जून का, जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा आपके साथ करते हैं दोस्तों हरियाणा की 10 सीटों को लेकर। पहले हम मोटा मोटा आपको बता देते हैं और उसके बाद हम सीट वाइज आपके साथ चर्चा करेंगे। मोटा मोटा 10 सीटों में से 4 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, 10 सीटों में से 4 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, यानी मिनिमम 4 लग रही हैं। वहीं बीजेपी 3 से 6 सीटों तक जा सकती है, यानी मिनिमम बीजेपी की 3 सीटें लग रही हैं। और बाकी 3 पर मुकाबला है दोस्तों, 3 पर क्लोज फाइट है। वो सीटें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उन 3 सीटों पर भी कौन बढ़त में, कौन प्लस में नजर आ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सीट वाइज भी हम आपको बताएंगे कि कहां पर क्या कुछ रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ मोटी मोटी बातों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी इस चुनाव में कांग्रेस को काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर हरियाणा में। फायदा इसलिए क्योंकि पिछली बार यानी 2019 में आपको पता है सभी 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, यानी किसी और को कोई सीट नहीं मिले थे। अब अगर उन 10 सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी लूज करती हैं और वो कांग्रेस के खाते में जाती हैं, तो नेचुरली कांग्रेस को काफी फायदा हो रहा है और बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बाकी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी का तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इसके अलावा जो इनेलो है, जेजेपी है, उनके खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हां, वो इस चुनाव में कितने % वोट लेंगे, उस पर उन पार्टियों की आगे की राजनीति टिकी है। अब आते हैं कि कांग्रेस को 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों को बैठे बिठाए वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे वजह है सत्ता विरोधी लहर हरियाणा में। सत्ता विरोधी लोगों में नाराजगी और लोगों में गुस्सा, और गुस्सा आपने देखा भी होगा, वो गुस्सा दिखाई भी दिया है और वो गुस्सा वोटिंग में नजर भी आ रहा है। आपने देखा होगा हरियाणा के 10 लोकसभा हलकों में, ज्यादातर हलकों में यानी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ है। किसानों ने भी किया है और आम लोगों ने भी गांवों में यानी उम्मीदवारों से सवाल किए हैं। ये आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, यानी लोगों ने सवाल भी किए हैं और लोगों ने विरोध भी किया है, ये आपने देखा होगा, जिसका फायदा विपक्ष को यानी कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, और 1-2 सीटों को छोड़कर आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को यानी अच्छा खासा फायदा, यानी सत्ता विरोधी लहर का अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अगर हम देखें कि मनोहर लाल खट्टर की सीट की अगर हम चर्चा करें, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी कुछ समय पहले ही उनको हटाया गया था। यानी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो अपना ऐसा कोई मुकाम नहीं बना पाए हैं कि वो खुद अपने दम पर वोट ले लें और सीट जीत जाएं। करनाल में भी लोग जो हैं वो खट्टर के चेहरे से नाराज दिखाई दिए हैं। करनाल में भी अगर मनोहर लाल खट्टर की जीत होगी तो वो सिर्फ मोदी के नाम पर जीत हो सकती है। यानी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे कि जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अपना कोई खास मुकाम नहीं बना पाए। अदरवाइज
अगर कोई 9.5 साल मुख्यमंत्री रह जाए और वो ठीक ठाक काम करके दिखा दे तो वो इतना वजूद तो बना ही लेता है कि वो कहीं से भी खड़ा हो जाए, अपनी सीट आसानी से निकाल लेता है। लेकिन खट्टर साहब के साथ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यानी खट्टर साहब भी अगर जीतेंगे तो वो मोदी के नाम पर उनको वोट मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का हरियाणा में बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक सीट उनके खाते में गई थी। आपको पता है कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। सो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का उनको काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र से जो बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल, यानी उनको पार्टी बदलने का काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भी पता है कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। नवीन जिंदल अगर इस बार भी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते तो वो बड़ी आसानी से कुरुक्षेत्र की सीट जीत सकते थे। लेकिन इस बार वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है, उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब 10 सीटों की बात करते हैं। यानी कि जो लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा की, उन 10 सीटों पर किसके बीच में मुकाबला और कौन बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत अंबाला की सीट से करते हैं। अंबाला की सीट पर आपको पता है बीजेपी की ओर से बंतो कटारिया और सामने कांग्रेस के वरुण चौधरी, जिनको वरुण मुलाना भी कहा जाता है। ठीक ठाक चुनाव वहां पर देखने को मिला है। अच्छा कंपटीशन वहां पर नजर आ रहा है। यानी कि यह सीट भी फंसी हुई है, कोई भी जीत सकता है अंबाला लोकसभा सीट को, जिसमें यमुनानगर का इलाका भी आता है, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट भी आता है और पंचकुला कालका भी आता है। यानी अच्छा खासा चुनाव यहां देखने को मिला है। यानी कंपटीशन है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अंबाला लोकसभा सीट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र में 3 उम्मीदवार आमने सामने, काफी चर्चा हुई, काफी हॉट सीट माना जा रहा था कुरुक्षेत्र की सीट को। यानी बीजेपी की ओर से नवीन जिंदल जो पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे थे, सामने आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील गुप्ता जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, यानी कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर नहीं था कुरुक्षेत्र की सीट पर, और इनेलो के सबसे बड़े लीडर यानी अभय चौटाला यहां पर चुनावी मैदान में थे। सो दोस्तों, यहां पर फिलहाल जो है यहां पर आम आदमी पार्टी को काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सुशील गुप्ता ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। हालांकि आखिरी के दिनों में बीजेपी का थोड़ा चुनाव उठा है और अभय सिंह चौटाला का चुनाव भी आखिरी दिनों में थोड़ा सा उठा है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। यानी कि यहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बाजी मार सकते हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला के बारे में शुरू से ही चर्चा थी कि अभय सिंह चौटाला कितने वोट लेकर जाएंगे, और यह आम चर्चा थी कि अगर अभय सिंह चौटाला इतने वोट ले जाते हैं तो फिर उसका नुकसान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। यानी यह चर्चा आम थी और यह चर्चा आखिर तक भी बनी रही। तो एक इमेज जो बन गई थी अभय सिंह चौटाला की, वो आखिर तक भी नजर आई। वहीं नवीन जिंदल को पार्टी बदलने का यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करनाल सीट की। करनाल सीट पर आपको पता है मनोहर लाल खट्टर और सामने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा, इन दोनों के बीच में टक्कर थी और यहां पर भी चुनाव अच्छा खासा नजर आ रहा था। हॉट सीट बन गई थी और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, और वहां पर भी लोग चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल अगर गांवों का माहौल आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, और शुरुआत में आपने देखा भी होगा, यानी गांवों में मनोहर लाल खट्टर के लिए जाना आसान नहीं था, कितना विरोध उनका हुआ था। लेकिन खबर है कि आखिर में वहां पर बीजेपी ने काफी मैनेज किया है आखिर के 3-4 दिनों में, और अब यह सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि खट्टर साहब के चेहरे पर नहीं
यहां जो वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सीट है सोनीपत लोकसभा, और सोनीपत में बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली और सामने कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी। कांग्रेस एक नया चेहरा लेकर आई थी यहां पर, और कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनका चेहरा ठीक ठाक नजर भी आ रहा है, यानी यहां पर कांग्रेस प्लस में नजर आ रही है। और अगर इस सीट पर आप देखें जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, यानी जो बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली को आपने सुना होगा एक दो दिन पहले, यानी वहां पर भीतरघात हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार के मुताबिक भीतरघात हुआ है। एक ऑडियो भी काफी वायरल हो रहा था, यानी बीजेपी को लग रहा है भीतरघात हुआ है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं जो कांग्रेस के कैंडिडेट आए कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और खबर यह भी है कि अंदर खाते बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी कांग्रेस का साथ दिया है, तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद में बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर और सामने कांग्रेस के महेंद्र प्रताप। अच्छा खासा मुकाबला यहां पर भी बन गया था, और ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रही थी दोनों पार्टियां। लेकिन अब यह लग रहा है कि वहां पर भी मोदी साहब के नाम पर वोट मिलता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर की जो खुद की इमेज है उस पर नहीं, बल्कि आखिर में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकाबला बहुत जबरदस्त है, लेकिन यह सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लस में, बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ज्यादा मार्जिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा सीट की। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की ओर से, और सामने कांग्रेस के राज बब्बर। काफी लेट उनका नाम अनाउंस किया गया था, लेकिन यहां पर भी राज बब्बर ने इलेक्शन बना दिया था, यानी अच्छा खासा इलेक्शन बन गया था, कंपटीशन नजर आने लगा था। यानी राज बब्बर को जो नुहू मेवात का इलाका है, जिसमें नुहू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, यहां पर अच्छा खासा वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन पटौदी में भी ठीक ठाक वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राव इंद्रजीत सिंह यहां पर ठीक ठाक पोजीशन में एक बार फिर नजर आ रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह के खुद के वजूद को लेकर भी यहां पर बीजेपी प्लस में नजर आ रही है। अगर आप पूरे हरियाणा को देखें, हरियाणा की 10 सीटों को देखें, तो राव इंद्रजीत सिंह को छोड़कर अगर कोई बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो वो अपने दम पर नहीं, वो अपनी छवि पर नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उसको वोट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अकेले राव इंद्रजीत सिंह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका खुद भी वजूद है, और उनके खुद के नाम पर भी, खुद के चेहरे पर भी वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, गुड़गांव की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करते हैं। यह सीट भी फंसी हुई है। अच्छा खासा मुकाबला यहां पर भी बन गया था, अच्छा कंपटीशन यहां पर भी देखने को मिल रहा था। बीजेपी की ओर से आपको पता है धर्मवीर सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में थे, और ऐसा लग रहा है कि धर्मवीर सिंह की किस्मत बहुत अच्छी है। सामने थे कांग्रेस के रावदान सिंह, यानी कि कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से कांग्रेस का यह चेहरा ठीक ठाक माना जा रहा था कि यह सीट निकाल सकता है। और एक बार ऐसा लगा भी, जैसे ही टिकट अनाउंस हुई, एक बार ऐसा लगा भी कि कांग्रेस यहां पर काफी फायदे में रहेगी। बीजेपी उम्मीदवार का विरोध भी हो रहा था, आपने देखा होगा, लेकिन चुनाव आते 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 काफी अच्छा मुकाबला भी हो गया, और जिस हिसाब से कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिलना चाहिए था, खासकर जो महेंद्रगढ़ नारनौल का इलाका है, वहां से वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस वजह से, जैसा मैंने पहले कहा, कि धर्मवीर सिंह की किस्मत मेरे को लगता है काफी अच्छी है, और यहां पर हालांकि ये सीट फंसी हुई है, मुकाबला है, लेकिन प्लस में धर्मवीर सिंह नजर आ रहे हैं। चलिए रोहतक लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा के मिडल में पड़ता है। यहां पर बीजेपी के अरविंद शर्मा के सामने एक बार फिर दीपेंद्र हुड्डा, और पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा थोड़े वोटों से चुनाव हार गए थे,
लेकिन इस बार हुड्डा परिवार ने पूरी ताकत झोंक रखी थी इस सीट पर और चुनाव शुरू होने से बहुत पहले ही उन्होंने यहां काम करना शुरू कर दिया था। और यहां पर इस बार चुनाव बदला बदला सा नजर आ रहा है, यानी ज्यादातर हलकों में दीपेंद्र हुड्डा को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इवन जहां से पिछली बार बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिली थी, कोसली से जो लीड टूट नहीं पाई थी, वहां पर बीजेपी को उतनी लीड मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसका बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है। और यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक ठाक मार्जिन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिसार लोकसभा के। हिसार में बीजेपी के रंजीत सिंह चौटाला के सामने कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी, वहीं इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला थी और यहां पर जेजेपी की ओर से नैना चौटाला भी मैदान में थी। लेकिन आमने सामने का मुकाबला रंजीत चौटाला वर्सेस जेपी, काफी दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिला है, यानी जबरदस्त फाइट वहां पर नजर आ रही है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। हां, कांग्रेस के उम्मीदवार अगर कोई दूसरे होते, यानी जैसी चर्चा वहां लोकसभा में भी थी, अगर कांग्रेस वहां पर चंद्रमोहन बिश्नोई को उतारती तो बड़ी आसानी से यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। लेकिन अब वहां पर मामला फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यानी यह सीट किसी के खाते में भी जा सकती है। इतना तगड़ा कंपटीशन वहां पर नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस की तरह अगर बीजेपी भी कोई और कैंडिडेट मैदान में उतारती, जैसे कुलदीप बिश्नोई या कैप्टन अभिमन्यु, तो यह सीट उनके लिए ज्यादा इजी हो सकती थी। लेकिन अब यहां पर मुकाबला नजर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब सिरसा लोकसभा की बात करते हैं, आखिरी सीट। यहां पर बीजेपी की ओर से अशोक तंवर और सामने कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा। अगर हम पूरे हरियाणा को देखें तो सिरसा में सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही थी, यानी यहां पर भी लोग चुनाव लड़ रहे थे। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका सीधा सीधा फायदा कुमारी सैलजा को वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर भी बीजेपी में भीतरघात की बातें सामने आ रही हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि सिरसा लोकसभा की सीट बड़ी आसानी से कांग्रेस के खाते में जा सकती है और ठीक ठाक मार्जिन के साथ। अब चर्चा यह भी है कि कांग्रेस में रोहतक या सिरसा, कहां से ज्यादा मार्जिन दिखाई देगा, कहां से ज्यादा मार्जिन मिलेगा, इस बात की भी चर्चा हरियाणा में होने लगी है। सो दोस्तों, तमाम सीटों पर हमने आपके साथ चर्चा की है, सभी 10 सीटों पर, और बताया है किसके बीच में मुकाबला, कौन बढ़त में कौन प्लस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस 4 से लेकर 7 सीटें जीत सकती है, 4 से 7, जो 4 उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र, यानी गठबंधन में कुरुक्षेत्र का उम्मीदवार, ये 4 सीटें। इसके अलावा जो कंपटीशन की मैंने 3 सीटें बताई हैं, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ है, जिसमें हिसार है और जिसमें अंबाला है, ये 3 सीटें। और वहां पर कौन प्लस में नजर आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया है। वहीं बीजेपी 3 से लेकर 6 सीटें, जो 3 उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो है करनाल, गुड़गांव और फरीदाबाद। इसके अलावा 3 पर कंपटीशन, कुछ भी हो सकता है, वो आपने सुना। सो इन सीटों के अलावा, यानी 10 लोकसभा सीटों के अलावा एक विधानसभा की सीट पर भी चुनाव हो रहा था दोस्तों, जहां पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे, यानी करनाल विधानसभा पर बाय इलेक्शन, वो सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी नायब सिंह सैनी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी हरियाणा के इस चुनाव में अच्छी खासी सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी नाराजगी देखने को मिली है। खासकर गांवों में जो माहौल देखने को मिला है शहरों के मुकाबले में, वो आपने देखा होगा, यानी गांवों में विपक्ष को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके कई फैक्टर हैं, ये हमने पहले आपको बताया है। और शहरों में जितना वोट होना चाहिए था उससे कम वोट परसेंटेज नजर आ रहा है, तो जिसका फायदा नुकसान भी नजर आ रहा है। सो इन 10 सीटों के आकलन पर ये जो सामने आ रहा है, जो लग रहा है, जो हमने आपको बताया, जो एग्जिट पोल आपके सामने रखा, आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कमेंट कीजिएगा।
और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए, अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।